अनीता शर्मा और हम कर रहे हैं 12th क्लास कंपलसरी में फर्स्ट बुक रेनबो का फर्स्ट चैप्टर वाटर, उसका 3rd पार्ट है वो हम आज पढ़ रहे हैं। तो देखो इस चैप्टर के अंदर वाटर की क्या इम्पोर्टेंस है, वाटर का कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम उसको हार्नेसिंग कर सकते हैं, कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज है वो इस चैप्टर में बताई गई है कि मिट्टी के कटाव को कैसे रोकना चाहिए। पानी से मिट्टी का कटाव होता है, ये जितना कॉमन है उतना ही अनकॉमन भी है। जो वाटर है वो जितना कॉमन द्रव जो है उतना ही अनकॉमन फ्लूइड भी ये है। तो ये किस टाइप से है, हमें इसकी हार्नेसिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे हमें इसको बचाना चाहिए, कैसे हम इसको यूज में ले सकते हैं, ये सारी चीजें हैं वो वाटर के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको बहुत ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है। हर एक चीज इस चैप्टर की आपको समझ में आनी चाहिए कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, द वाटर विच नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट इज ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम विच मस्ट बी कंसिडर्ड एंड डील्ड विद ऑन नेशनल लाइन्स। द हार्नेसिंग ऑफ आवर रिवर्स, कि हमारी जो रिवर्स है, जो हमारी नदियां हैं, उन नदियों की हार्नेसिंग मतलब उन नदियों को काम में लिया जाना। तो ये बताया है कि उन नदियों को कैसे काम में लिया जाना चाहिए। द वाटर ऑफ विच, जिसका पानी क्या है, नाउ मोस्टली रन्स, जो कि अधिकतर जो रन्स यानी बह जाता है, टू वेस्ट व्यर्थ में ही, इज ए ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम, ये क्या है, एक बहुत बड़ी नेशनल प्रॉब्लम है, राष्ट्रीय समस्या है। विच मस्ट बी कंसिडर्ड, जिसके बारे में कंसिडर होता है विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। एंड डील्ड विद ऑन नेशनल लाइन, और राष्ट्रीय रेखा पे, राष्ट्रीय रूप में उस पे डील्ड विद होता है कार्यवाही करना, तो राष्ट्रीय लाइन के ऊपर राष्ट्रीय रूप में उस पे कार्यवाही करनी चाहिए। तो देखो कि नदियों के जल को या फिर अपनी जो नदियां हैं उनमें उनको कैसे काम में लिया जाए। देखो इसमें हाउ का सेंस नहीं है, इसमें ये नहीं बोल सकते कि इसमें तो हाउ तो है नहीं, हम कैसे लगा रहे हैं। तो जो वाटर के बारे में जो आ रहा है, नदी के बारे में हो रहा है, वो हमें थोड़ा अपने को खुद को देखना होता है कि इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या सेंस इस लाइन में निकल के आ रहा है। विदाउट हाउ, ये लाइन है वो कैसे का, हाउ का सेंस है वो दे रही है। द हार्नेसिंग ऑफ अवर रिवर, द वाटर ऑफ विच, की अपनी नदियों की हार्नेसिंग, अपनी नदियों को काम में लिया जाना, मतलब अपनी नदियों का जो जल है उसको काम में लिया जाना, जिसका अधिकतर जल व्यर्थ में ही बह जाता है। ये क्या है, एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या है, ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम है, जिसके बारे में कंसीडर किया जाना चाहिए, जिसके बारे में विचार किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय रूप में उस पर कार्यवाही भी की जानी चाहिए, उस पर डील भी किया जाना चाहिए। वास्ट एरिया ऑफ लैंड which at present are mere scrub jungles could be turned into fertile and prosperous country by courageous and well planned actions। कि vast areas of land, कि इस लैंड का, जमीन का जो वास्ट एरिया मतलब जो विशाल भाग है, जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, which at present, जो कि वर्तमान में क्या है, मेयर केवल स्क्रब होता है झाड़ियां, उसको बोलते हैं। जंगल तो आपको पता ही है, फॉरेस्ट की बात हो रही है। कुड बी टर्न मतलब बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, किसमें, फर्टाइल एरिया में। फर्टाइल होता है उपजाऊ, एंड प्रोस्पेरस होता है समृद्ध। कंट्री देश होता ही है। बाय करेजेस यानी जो साहस से भरा हुआ, एकदम साहस के साथ में, साहसपूर्ण। एंड वेल प्लान होता है सुनियोजित, एक्शन कार्य होते ही है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, करेजेस एंड वेल प्लान एक्शन, कि साहस से भरे हुए और सुनियोजित एक्शन के द्वारा, सुनियोजित कार्य के द्वारा, जो भूमि का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है, जो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में केवल झाड़ वाला जो जंगल है, जो केवल झाड़ीदार जंगल रहा है, मतलब जमीन का बहुत बड़ा एरिया जो कि क्या रहा है, वर्तमान में केवल झाड़ीदार जंगल रहा है, झाड़ से भरा हुआ जंगल के रूप में है, उसको किससे बदला जा सकता है, साहसपूर्ण और सुनियोजित कार्यों के द्वारा इस जमीन के बहुत बड़े क्षेत्र को, वर्तमान में जो केवल झाड़ियों वाला जंगल है, उसको उपजाऊ और जो समृद्ध कंट्री है, समृद्ध जो राष्ट्र है, उसमें बदला जा सकता है। मतलब उसको समृद्ध और फर्टाइल लैंड में बदला जा सकता है। उस जमीन को हम उपजाऊ और समृद्ध भी बना सकते हैं, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं अगर हम साहस दिखाएं और अगर हम अच्छे से प्लानिंग करके उस कार्य को करें। तो आगे देखो, क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज इज द प्रॉब्लम ऑफ एफोरेस्टेशन। तो देखो इसमें एक जो कनेक्टेड जो प्रॉब्लम बताई है वो बताई है एफोरेस्टेशन।
एफोरेस्टेशन होता है वनारोपण। तो क्लोजली कनेक्टेड मतलब घनिष्ठ रूप से संबंधित विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का जो संरक्षण है उसके साथ में। वाटर सप्लाई, सप्लाई होती है आपूर्ति, इज द प्रॉब्लम समस्या है क्या, एफोरेस्टेशन वनारोपण। तो इसने बताया है कि पानी की आपूर्ति के संरक्षण के साथ में, किसके साथ, पानी की आपूर्ति के संरक्षण के साथ में जो समस्या क्लोजली कनेक्टेड है, एक और समस्या है जो घनिष्ठ रूप से संबंधित है, वो है एफोरेस्टेशन, मतलब एफोरेस्टेशन वनारोपण। The systematic planting of suitable trees in every possible or even in impossible areas and the development of what one can call civilized forest as distinguished from wild and untamed jungles is one of the most urgent need of India। तो देखो क्या बताया है कि द सिस्टमेटिक प्लांटिंग मतलब उचित रूप से प्लांटिंग करना, पौधारोपण करना, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से, सुटेबल ट्रीज यानी उपयुक्त वृक्षों का, एवरी पॉसिबल प्रत्येक संभव और इम्पॉसिबल एरियाज मतलब प्रत्येक संभव और असंभव दोनों जगह पे, कि बताया है कि प्रत्येक संभव और यहाँ तक कि असंभव क्षेत्र पर भी सिस्टमेटिक रूप से उचित वृक्षों की प्लांटिंग करना, उचित वृक्षों का रोपण करना। एंड द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वन कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, एंड द डेवलपमेंट और उसका डेवलपमेंट करना मतलब जो प्लांटिंग हमने करी है, जो रोपण हमने किया है, उनका क्या करना, डेवलपमेंट भी करना, उनका विकास भी करना। और व्हाट वन कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, जिसको कि एक व्यक्ति, जिसको कि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सिविलाइज्ड फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है, एक मतलब सुसंस्कृत सभ्य, जिसको सभ्य जंगल जिसको कहा जाता है, उस रूप में उसका विकास किया जाना। एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल्स, कि एज डिस्टिंग्विश होता है अलग, भिन्न होना, फ्रॉम वाइल्ड यानी जंगली, एंड अनटेम्ड जंगल, टेम देखो पालतू को बोलते हैं, अनटेम्ड भी जंगली के रूप में ही हो गया, या एक तरीके से अस्त व्यस्त या अव्यवस्थित भी उसको हम बोल सकते हैं। तो देखो इसमें बताया है कि प्रत्येक संभव और असंभव क्षेत्रों के अंदर जो सुटेबल ट्रीज है, उपयुक्त जो वृक्ष है, उनके सिस्टमेटिक तरीके से, उनके उपयुक्त रूप से उनमें प्लांटिंग होनी चाहिए, उनका रोपण होना चाहिए, जिसे कि उसका डेवलपमेंट भी होना चाहिए, जिसे व्यक्ति क्या कहते हैं, एक सिविलाइज्ड फॉरेस्ट जिसको कहते हैं, उस रूप में, व्यवस्थित वनों के रूप में, सभ्य वनों के रूप में उसका विकास भी करना चाहिए, विकास भी होना चाहिए। एज क्योंकि डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वाइल्ड एंड अनटेम्ड जंगल, कि ये क्या होते हैं, इन्हें जंगली, जो वाइल्ड और अनटेम्ड जंगल है, मतलब जो जंगली और जो अस्त व्यस्त जो जंगल है, इनसे डिस्टिंग्विश किया जाता है, इनसे भिन्न इनको माना जाता है, मतलब इनमें अंतर किया जाता है। एक सभ्य वन और जो अनटेम्ड जो वन होते हैं, उन दोनों में अंतर होता है। तो ये बता रहा है कि हमें सिविलाइज्ड फॉरेस्ट का निर्माण करना है, वो प्लांटिंग करनी है, जिससे कि और उसको डेवलप भी करना है, जिससे सिविलाइज्ड फॉरेस्ट का निर्माण हो, क्योंकि इन्हें जंगली और जो अस्त व्यस्त जंगल है, इनसे अलग समझा जाता है, उनसे अलग माना जाता है। इज वन ऑफ द मोस्ट अर्जेंट नीड्स ऑफ इंडिया, जो कि क्या है, इंडिया की सबसे अधिक अर्जेंट नीड है, मतलब सर्वाधिक अत्यावश्यक इसकी जरूरत है, आवश्यकता है, किसकी, ये सिविलाइज्ड फॉरेस्ट के निर्माण की। Such plantations would directly and indirectly prove a source of untold wealth to the country। कि such plantations, कि इस प्रकार के जो प्लांटेशन है, पौधारोपण है या जो वनारोपण है, वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रूव यानी साबित होंगे, ए सोर्स, एक स्रोत के रूप में, ऑफ अनटोल्ड वेल्थ, एक अनकही संपदा के रूप में, टू द कंट्री, कंट्री के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तो देखो इस प्रकार का जो प्लांटेशन है, इस प्रकार का जो पौधारोपण है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंट्री के लिए एक अनकही संपदा के स्रोत के रूप में साबित होगा या प्रमाणित होगा, प्रूव होगा। They would check soil erosion and conserve the rainfall of the country from flowing away to waste, and would provide the necessary supplies of cheap fuel and thus render unnecessary the wasteful conservation of farmyard manure into a form of fuel। तो देखो they would check soil erosion, कि वो soil erosion को चेक यानी नियंत्रित करना, रोकना, कि वे भूमि के कटाव को नियंत्रित करेंगे, वे भूमि के कटाव को रोक देंगे। कौन, जो हमारा सिविलाइज्ड फॉरेस्ट जिसका हम निर्माण करेंगे, जिसको हम विकसित करेंगे, वो भूमि के कटाव को रोक देगा।
एंड कंजर्व द रेनफॉल, और जो रेनफॉल है वर्षा का जो जल उसको कंजर्व करेगा, उसका संरक्षण करेगा। और द कंट्री, इस कंट्री के अंदर फ्रॉम फ्लोइंग अवे टू वेस्ट, कि वेस्ट में व्यर्थ में ही कंट्री के जल को, कंट्री का जो वर्षा का जल है, राष्ट्र के जो वर्षा का जल है उसको व्यर्थ में ही बह जाने से वो उसको रोकेगा, उसका संरक्षण करेगा, उसको व्यर्थ बह जाने के बजाय उसको कंजर्व करेगा, उसका संरक्षण करेगा। तो क्या करेंगे, ये जो प्लांटेशन है मिट्टी के कटाव को रोकेंगे, और जो वर्षा जल है इस देश के अंदर जो वर्षा जल व्यर्थ में बह रहा है उसको बहने के बजाय उसका कंजर्व करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे। एक तरीके से भूमिगत जल के अंदर है वो बढ़ोतरी भी करेंगे। एंड वुड प्रोवाइड, और वो प्रोवाइड करेंगे, उपलब्ध कराएंगे क्या, द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल, जो सस्ता जो फ्यूल है, जो ईंधन है उसकी आवश्यक जो आपूर्ति है उसको प्रोवाइड करवाएंगे। मतलब अगर प्लांटेशन होगा, पौधे होंगे और पानी की सही मात्रा रहेगी तो ईंधन की मात्रा भी बढ़ेगी, और ईंधन अगर ज्यादा होगा, अगर ईंधन बढ़ेगा, क्योंकि पौधों से ईंधन बनता है, तो जब पौधों की मात्रा बढ़ेगी, उनको अच्छे से जल मिलेगा, तो जो भूमिगत जो फ्यूल के जो सोर्स निकल के आते हैं, तो उनसे जो फ्यूल जो अब महंगा हो रहा है वो सस्ता हो जाएगा। तो ये क्या करवाएंगे, ये जो इस प्रकार के प्लांटेशन है वो सस्ते ईंधन की आपूर्ति, जो आवश्यक आपूर्ति है उसको प्रोवाइड करवाएंगे, उसको उपलब्ध करवाएंगे। एंड दस, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, रेंडर अननेसेसरी द वेस्टफुल कंजर्वेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्यूर, कि जो फार्म यार्ड जो मैन्यूर है, मतलब खेतों के अंदर जाने वाली जो मैन्यूर यानी जो खाद है, उस खाद का जो ईंधन के रूप में जो परिवर्तित हो रही है इनटू ए फॉर्म ऑफ फ्यूल, मतलब जो खाद, खेतों की खाद जो ईंधन के रूप में टर्न हो रही है, ईंधन के किसी रूप में जो बदल रही है, उस वेस्टफुल कंजर्वेशन को अननेसेसरी मतलब जो अनावश्यक जो वेस्टफुल कंजर्वेशन है, जो व्यर्थ का संरक्षण है उसको रोक देगा, उसको रेंडर मतलब रेंडर एक तरीके से प्रदान करना भी होता है, यहाँ पे रोकने के लिए आया है। तो जैसे क्योंकि अभी जो फ्यूल है वो महंगा हो रहा है, देखो इस चीज को समझो आप कि क्या बता रहा है इसमें राइटर, इसमें बता रहा है कि जो खेतों में जो खाद डाली जाती है, तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि ईंधन कम हो रहा है तो खेत की जो खाद है उसको टर्न करके फ्यूल में बदला जा रहा है। तो जब खाद को फ्यूल में चेंज कर देंगे, खेत में खाद नहीं जाएगी, तो जो लैंड है वो अनफर्टाइल हो जाएगी, फर्टाइल नहीं रहेगी, उपजाऊ नहीं रहेगी। तब इसमें बता रहा है कि इससे हमें जो सस्ते ईंधन है उनकी आपूर्ति वो हमें उपलब्ध करवाएंगे, वो जो प्लांटेशन है। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, जो खेतों में जो खाद जानी है, जो खेतों की खाद को जो एक ईंधन के रूप में जो परिवर्तित हो रही है, ईंधन का रूप जो प्राप्त कर रही है, उस परिवर्तन का जो वेस्टफुल कंजर्वेशन है, जो व्यर्थ का जो संरक्षण है, उसको वो अनावश्यक बना देगा। मतलब खेत की जो खाद है वो खाद के रूप में ही रहेगी, उसको ईंधन के रूप में टर्न नहीं किया जाएगा। और ये एक बहुत अच्छी बात है, इससे जो हमारी लैंड है वो और ज्यादा फर्टाइल बनेगी। द मेजर्स नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड कंजर्व इट्स सप्लाईज कैन ऑल्सो सर्व सब्सिडियरी पर्पज ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। कि द मेजर्स मतलब जो उपाय हैं, तो उपाय कौन से, द मेजर नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर, की पानी की जो गति को नियंत्रित करने के जो आवश्यक उपाय हैं, एंड कंजर्व और उसको संरक्षित करने के, मतलब इसकी पानी की जो गति है, मूवमेंट है, जल की गति को नियंत्रित करने के लिए, जल की गति को कंट्रोल करने के लिए और उसको कंजर्व करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए जो मेजर्स है, जो उपाय हैं, वो क्या है, इट्स सप्लाईज कैन ऑल्सो सर्व सब्सिडियरी पर्पज ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड। वो कंट्री साइड यानी ग्रामीण जीवन के जो ग्रामीण का जो जीवन है उनको वैल्यूएबल, उनको कीमती बनाने का जो सब्सिडियरी जो पर्पज है यानी जो गौण उद्देश्य है उसको भी सर्व करता है, मतलब उसको भी वो पूरा करता है। तो देखो जल की गति को, जो पानी की जो मूवमेंट है, जल की जो गति है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, और इसकी जो सप्लाई है, इसकी जो आपूर्ति है, उसको कंजर्व करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए जो नेसेसरी जो मेजर्स है, जो आवश्यक उपाय हैं, वो क्या करेंगे, ग्रामीण के जीवन को वैल्यूएबल बनाने का, कीमती बनाने का जो गौण पर्पज है, उद्देश्य है, उसको भी वो पूरा करता है। मतलब अगर हम जल की जो मूवमेंट है, यदि हम उसको कंट्रोल करेंगे, उसकी आपूर्ति सही ढंग से होगी, तो ये जो कंट्री साइड के जो लोग होते हैं, जो रूरल एरिया है, वहां पे जो जीवन बहुत ही मतलब अस्त व्यस्त सा रहता है, बहुत ही खराब सा रहता है, उसको भी वो वैल्यूएबल बना देगा। मतलब ग्रामीण लोगों का भी उत्थान होगा इससे। By far the cheapest form of internal transport in a country is
बाय बोट्स एंड बार्जेस थ्रू कैनल एंड रिवर्स, कैनल्स एंड रिवर्स। कि बाय फार यानी अब तक, द चीपेस्ट फॉर्म की सबसे सस्ता जो फॉर्म यानी जो रूप है किसका, इंटरनल ट्रांसपोर्ट का यानी आंतरिक परिवहन का, इन ए कंट्री, एक कंट्री के अंदर, राष्ट्र के अंदर, बाय वो क्या है, इज बाय बोट्स, बोट के द्वारा, एंड बार्जेज, बार्जेज होते हैं डोंगे, जैसे लकड़ियों का ऐसे वो बना करके उसमें डंडों से ऐसे चलाया जाता है, तो एक टाइप से वो नाव टाइप ही होती है, उसको डोंगे बोलते हैं। तो उसके बारे में क्या बताया कि जो सस्ता जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट है वो किसके द्वारा होता है, बोट्स एंड बार्जेस थ्रू कैनल्स एंड रिवर्स, कैनल्स यानी जो नहर, एंड रिवर्स, रिवर्स यानी जो नदियां हैं। तो इसमें बताया है कि अब तक, मतलब बाय फार यानी अब तक, एक राष्ट्र के अंदर, इन कंट्री मतलब एक राष्ट्र के अंदर नहरों और नदियों के माध्यम से, नहरों और नदियों के माध्यम से जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट है, आंतरिक परिवहन का सबसे सस्ता जो रूप है वो क्या है, बोट और बार्जेस के द्वारा, नाव और जो लंबी जो संकरी जो डोंगे होते हैं उनके द्वारा ही रहा है। क्या, सस्ता, सबसे सस्ता इंटरनल ट्रांसपोर्ट, आंतरिक परिवहन किसके माध्यम से, नदियों और नहरों के माध्यम से। तो जो सबसे सस्ता जो ट्रांसपोर्ट रहा है एक कंट्री के अंदर, राष्ट्र के अंदर, वो बोट और बार्जेस ही रहा है। We hear much about programs of rail and road construction, but far too little about the development of internal waterways in India. तो देखो, we hear हम सुनते हैं, much अधिक about programs of rail and road construction की हम रेल और जो सड़क के जो कंस्ट्रक्शन है, निर्माण कार्य है, उनके प्रोग्राम के बारे में, उनके जो कार्यक्रम है उनके बारे में हम बहुत अधिक सुनते हैं। We hear much मतलब हम बहुत अधिक सुनते हैं किनके बारे में, जो रेल और रोड कंस्ट्रक्शन के जो कार्यक्रम है उनके बारे में बहुत अधिक सुनते हैं, बट लेकिन फार टू लिटिल मतलब कम सुनते हैं, बहुत कम सुनते हैं अबाउट द डेवलपमेंट, विकास के बारे में, ऑफ इंटरनल वाटरवेज इंडिया, कि भारत के अंदर जो आंतरिक जो वाटरवेज हैं, मतलब जो जल मार्ग हैं, उनके विकास के बारे में हम बहुत कम सुनते हैं। मतलब हम रेल और रोड कंस्ट्रक्शन के बारे में तो बहुत अधिक सुनते हैं, लेकिन जो वाटरवेज हैं उनके बारे में बहुत कम सुनते हैं। Then again, the harnessing of water supplies also make possible the development of hydroelectric power. Then again, then मतलब तब, again यानी दोबारा, कि तब दोबारा the harnessing of water supplies, तो पानी की आपूर्ति की, जल की आपूर्ति का जो हार्नेसिंग है, जो उपयोग है, मतलब जलापूर्ति का जो उपयोग है, वो क्या है, also makes possible, वो संभव बनाता है द डेवलपमेंट, विकास को, ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होता है जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिक मतलब जल पावर यानी विद्युत। तो ये तब पुनः या दोबारा पानी की आपूर्ति की जो हार्नेसिंग है यानी जलापूर्ति का जो उपयोग है वो जल विद्युत के विकास को भी संभव बनाता है। जल विद्युत के विकास को क्या करता है, वो पॉसिबल बनाता है। किससे, अगर जलापूर्ति अगर सही ढंग से होगी, अगर जल का संरक्षण होगा तो उससे क्या होगा, जल विद्युत जो बनती है उसका निर्माण होगा और वो उस जल विद्युत के विकास को क्या कर देगा, पॉसिबल बना देगा। अगर हम वाटर सप्लाई को हार्नेस करेंगे, अगर हम पानी की आपूर्ति को सही ढंग से उपयोग में लेंगे तो वो जल विद्युत के विकास को भी संभव बना देगा, मतलब उससे हमें विद्युत की मात्रा है वो अधिक प्राप्त होगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वुड मेक ए ट्रेमेंडस डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड एंड एनेबल द रूरल इकोनॉमी टू बी improved in various directions। कि द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, कि इलेक्ट्रिक पावर की यानी जो विद्युत ऊर्जा है उसकी अवेलेबिलिटी मतलब उसकी उपलब्धता, वुड मेक ए ट्रेमेंडस डिफरेंस, वो एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, अंतर है वो बनाती है, टू द लाइफ ऑफ द कंट्री साइड, कि एक कंट्री साइड के अंदर यानी ग्रामीण जीवन के अंदर जो विद्युत ऊर्जा की जो अवेलेबिलिटी है, जो विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता है, वो ग्रामीण जीवन के अंदर बहुत बड़ा जो डिफरेंस है, अंतर है, वो ला देगा। क्योंकि यहाँ पे देखो वुड मेक बोला है, मतलब फ्यूचर को लेकर के बात हो रही है, तो जो विद्युत ऊर्जा की जो उपलब्धता है वो ग्रामीण जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है, वो ला देगा। एंड एनेबल द रूरल इकोनॉमी, और जो रूरल इकोनॉमी है यानी ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था उसको एनेबल यानी उसको सक्षम करेगा। कैसे सक्षम करेगा, किस चीज में, टू बी इम्प्रूव, सुधारने में, इन वेरियस डायरेक्शन के बहुत से जो डायरेक्शंस है, दिशाएं हैं उनमें। तो देखो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत सी दिशाओं में, वेरियस डायरेक्शंस में सुधारने में वो सक्षम बना देगा, उसको सक्षम बनाएगा, मतलब उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी सुधरेगी, क्योंकि विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति होगी, जल की आपूर्ति होगी,
तो वहां पे बिजली की उपलब्धता रहेगी, तो वहां और जो बिजनेस वगैरह है, जो कार्य है, जो काम होते हैं, अदर जो वर्क होते हैं, वो गांवों में भी बढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा से होने वाले। तो गांवों की जो इकोनॉमी है वो भी इससे बढ़ेगी। इन पर्टिकुलर it would enable underground water to be tapped to a greater extent than at present and thus help to overcome the difficulties arising from irregularity or inadequacy of water source of supply। तो इन पर्टिकुलर क्या होता है? विशेष रूप से। तो बताया है कि विशेष रूप से इट वुड एनेबल, कि यह सक्षम बना देगा। किसको सक्षम बनाएगा? अंडरग्राउंड वाटर यानी जो भूमिगत जो जल है उसको, टू बी टेप यानी निकालने में, टू ए ग्रेटर एक्सटेंट मतलब बहुत अधिक दूर तक, देन एट प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट की बजाय, वर्तमान में जो क्षमता है उसकी बजाय और अधिक। तो देखो विशेष रूप से मतलब इन पर्टिकुलर ने विशेष रूप से यह जो अंडरग्राउंड जो वाटर है यानी भूमिगत जो जल है उसको वर्तमान के बजाय ग्रेटर एक्सटेंट मतलब बहुत अधिक दूरी तक निकालने में ये उसको सक्षम बना देगा। मतलब भूमिगत जल की मात्रा है वो बढ़ेगी। तो मान लो भूमिगत जल यहाँ पे जैसे हो रहा है, अगर यहाँ पे पानी का जो जल ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे अगर जमीन ज्यादा जल को सोख रही है तो इसके आसपास की जो जमीन है वो भी नमी धारण करेगी, और जैसे जैसे जल की मात्रा बढ़ेगी वो अपना जो एरिया है उसको ऐसे ऐसे बढ़ाता रहेगा। तो चारों तरफ जो मतलब जो पानी, जो भूमिगत जल है, जो अंडरग्राउंड जो वाटर है उसका जो लेवल है वो बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा? बहुत अधिक दूरी तक, वर्तमान में जो भूमिगत जल है वो बहुत कम रहा है, तब बताया कि अगर इस टाइप से काम होगा तो क्या हो जाएगा? विशेष रूप से ये जो भूमिगत जल को प्रेजेंट के बजाय, वर्तमान की बजाय अधिक दूरी तक निकालने में वो क्या हो जाएगा? उसको सक्षम बना देगा। एंड दस, और इस प्रकार से हेल्प टू ओवरकम द डिफिकल्टीज, जो कठिनाइयां हैं उसको ओवरकम मतलब उससे जीतने में ये हेल्प करेगा, सहायता करेगा। अराइजिंग मतलब निकलने में, फ्रॉम इरेगुलरिटी यानी अनियमितता, और इनएडेक्वेसी यानी जो अपर्याप्तता है या फिर जो आपूर्ति है, ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई, कि दूसरे जो स्रोत है वो सप्लाई यानी आपूर्ति के। तो देखो ये क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये जो है ये मतलब जो भूमिगत जल जो हो रहा है, उन जो कठिनाइयां हैं, जो डिफिकल्टीज है उनको ओवरकम करने में, उनसे जीतने में, इनसे बाहर निकलने में, उन कठिनाइयों से दूर निकलने में उसकी हेल्प करेगा, सहायता करेगा। जो कि किससे होती है? आपूर्ति के जो अन्य स्रोत के जो अपर्याप्तता है, अनियमितता है, उनसे उठने वाली, उनसे निकलने वाली जो कठिनाइयां हैं उनसे जीतने में सहायता करेगा। इस प्रकार से देख लो आप कि विशेष रूप से ये भूमिगत जल को प्रेजेंट के बजाय, वर्तमान के बजाय बहुत अधिक दूरी तक निकालने में सक्षम बनाएगा। और इस प्रकार से पानी के सप्लाई के यानी आपूर्ति के दूसरे स्रोत की अनियमितता और अपर्याप्तताएं हैं उनसे जीतने में सहायता करेगा, उनसे वो पार लगाएगा, मतलब उनके सामने जो समस्याएं हैं वो कम आएगी। अब देखो लास्ट पैरा बच्चा है अपना, इसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन वन सेंस कि एक अर्थ में वाटर इज द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड, कि लिक्विड्स के अंदर, द्रव के अंदर जो वाटर है वो सबसे कॉमन है, कॉमनेस्ट है मतलब साधारणतम है, सबसे ज्यादा साधारण है। इन अदर सेंस, और दूसरे सेंस में, दूसरे अर्थ में, इट इज द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड्स with amazing properties which are responsible for its unique power of maintaining animal and plant life। दूसरे अर्थ में क्या है? It is the most uncommon of liquids with amazing properties, कि अपनी जो आश्चर्यजनक जो प्रॉपर्टीज हैं मतलब जो गुण हैं, तो अपने आश्चर्यजनक गुणों के साथ में यह सभी द्रवों में क्या है? अनकॉमन भी है, सबसे अधिक असाधारण भी है। which are responsible for its unique power of maintaining animal and plant life, जो कि जो एनिमल और जो प्लांट लाइफ है मतलब जीवों का और जानवरों का या जीवों का और पौधों का जो जीवन है उसको मेंटेन यानी उसको बनाए रखने की जो अपनी यूनिक पावर है, अपनी अनोखी जो पावर है, क्षमता है, जो शक्ति है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जिम्मेदार है। कौन? जल की जो अमेजिंग प्रॉपर्टीज है, जो आश्चर्यजनक गुण है, उसके साथ में वो सबसे ज्यादा असाधारण है, जो कि जीवों और पौधों के जीवन को बनाए रखने की अपनी यूनिक पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपनी यूनिक पावर रखता है एक तरीके से, क्योंकि जल है तो ही जीवन है। आप सबने सुना है जल है तो जीवन है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे हम ह्यूमन बींग्स हो, हर एक चीज है वो जल पे डिपेंड करती है, तो ये इसकी यूनिक पावर है।
The investigation of the nature and properties of water is therefore of the highest scientific interest and is far from being an exhausted field of research. कि the investigation of the nature, कि नेचर की, प्रकृति की जांच, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, और जल के गुणों की जांच, मतलब ये जो दोनों जांच है, किसकी, नेचर की जांच, प्रकृति की जांच, और जल के गुणों की जांच, या फिर जल के गुण की जो विशेषताएं हैं या जल के जो गुण हैं वो क्या है, इज देयरफॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, वो सबसे अधिक, हाईएस्ट देखो सुपरलेटिव डिग्री है, एकदम उच्चतम वैज्ञानिक रुचि है। मतलब वैज्ञानिक रुचि, सबसे ज्यादा रुचि की चीज क्या है, एक तो प्रकृति की जांच और एक जल के जो गुण है, जल की जो विशेषता है, वो हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट की चीज है, सबसे अधिक वैज्ञानिक रुचि के विषय है। एंड इज फार फ्रॉम, और ये दूर है, किस चीज से काफी दूर है, बीइंग एन एग्जस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च, की अनुसंधान की, रिसर्च की जो एग्जस्टेड फील्ड, मतलब एग्जस्टेड होता है एक थकान से भरा हुआ, या समाप्ति की बात हम कर सकते हैं कि ये बहुत दूर है। एग्जस्टेड फील्ड मतलब एक समाप्ति के क्षेत्र से, अनुसंधान के समाप्ति के क्षेत्र से ये बहुत अधिक दूर है। मतलब अभी इस पे अनुसंधान है वो समाप्त नहीं हो सकता, इस पे अभी और भी रिसर्च किया जाना बाकी है। तो अभी ये किससे दूर है, जो बिना थके हुए अनुसंधान के क्षेत्र से, या समाप्ति का, अनुसंधान का जो समाप्ति का क्षेत्र है उससे बहुत दूर है। मतलब इस पे अनुसंधान किया जाना अभी और भी बाकी है, इसका अनुसंधान, रिसर्च है वो अभी समाप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वाटर वो कंप्लीट होता है। अगर आपको चैप्टर समझ आ रहा है, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।